तो प्लीज ये सेकंड लेक्चर ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग देखें आप, दूसरा लेक्चर है। तो इसमें जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आर स्पेशल काइंड ऑफ दे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है। तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली द व्हिच सीक्स टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। जैसे आपका प्रॉफिट है तो मैक्सिमम करना है, कॉस्ट है तो मिनिमम करनी है, तो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। तो देखिए आप एक बार, जैसे आपको चेयर टेबल वाला एग्जांपल था, तो एक बार या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी डेफिनेशंस जो हैं। जैसे क्योंकि चेयर टेबल वाला क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में कर लिया था, तो जैसे देखिए आप ये ध्यान दें, जैसे एचपी बोर्ड में क्वेश्चन 2-3 बार आया है, तो क्वेश्चन इसका सिंपल आता है आपको, फिर इसमें लैंग्वेज भी होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जिसमें लैंग्वेज दी होती है वहां से क्वेश्चन बनानी, वो भी करा दूंगा अभी। तो इसमें देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। थ्योरी आप भी पढ़ लें, फिर से आपको समझ आ जाएगा, वैसे मैंने तो आपको लास्ट क्लास में कराई दी थी। इस क्वेश्चन से मैं एक बार आपको फिर थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज, मतलब मेन ये है कि क्वेश्चन निकल गया, आंसर आ गया, लेकिन आपको थ्योरी पता होनी चाहिए व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ग्राफिकली मिनिमाइज, अब आप देखिए z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, इसको मिनिमाइज करना है। तो ये भी देखेंगे प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमम किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। तो यू हैव टू मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, और कंस्ट्रेन आपको दिए हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स देखें क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मिनिमाइज करना है और ये कंस्ट्रेंट है। मतलब जो क्वेश्चन एचपी बोर्ड में आता है यहीं से आता है डायरेक्ट। कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया जिसमें लैंग्वेज दी होती है, कि आपको पहले लैंग्वेज दी हुई है, वहां से आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, उस लैंग्वेज से कंस्ट्रेंट बनाना, देन यू हैव टू सॉल्व। तो इसमें देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी एक बार मैं यहां से आपको दोबारा बता देता हूं, अगेन आई विल एक्सप्लेन। तो क्या है, क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे। तो इनको कहा जाता है लीनियर कंस्ट्रेंट्स, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देखें द फंक्शन लीनियर फंक्शन which is to be minimized or maximized, which is to be minimize or maximize। लीनियर फंक्शन जिसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। ध्यान दें, द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। लीनियर फंक्शन विच इज टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस लीनियर फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। हियर z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y is a objective function। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 200x प्लस 500y, एंड हियर x एंड y आर डिसीजन वेरिएबल्स। जो x और y हैं दे आर डिसीजन वेरिएबल्स। तो कुछ टर्म्स डिफाइन की हैं, x और y को डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। z जो है 200x प्लस 500y है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। दिस इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच हैज टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसमें जो x और y है दे आर डिसीजन वेरिएबल्स, दे आर डिसीजन वेरिएबल्स इनको बोला जाता है x और y को, एंड दे आर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। तो एक बार आप दोबारा देख लें, द फंक्शन व्हिच इज टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो और इसको सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि सब कुछ लीनियर है। तो ये नोट करें आप, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस क्वेश्चन से आप टर्म समझ लें,
इसको मिनिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें देखें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन इन विच वी आर कंसर्न टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू, जिसमें भी हम कंसर्न है टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऑप्टिमल में दोनों आ गई, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हम वी आर कंसर्न विद फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। बुक से मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं ऑफ ए लीनियर फंक्शन। किसकी? ऑफ ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जिसको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसको ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं, एंड लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस लीनियर फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इसमें आ जाता है लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, से एक्स एंड वाई। मान लो वेरिएबल्स आपके एक्स और वाई है, तो और वो क्या है? सब्जेक्ट टू कंडीशंस, subject to conditions, variable subject to conditions that several variables x and y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल्स x and y ऑफ सेवरल वेरिएबल्स x and y subject to condition that variables are non negative। जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव है। वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, variables are given, they are non-negative। जो x और y है they are non-negative। satisfy a linear inequality, satisfy a linear inequality, और वो वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। वी हैव टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शन जिसको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, ऑफ सेवरल वेरिएबल x एंड y। जो x और y वेरिएबल है, they are subject to condition that variables are non-negative, variable non-negative, and satisfy a linear inequalities। और कुछ linear inequality को satisfy करते हैं वो वेरिएबल, they satisfy linear inequalities called as linear constraint। उनको linear constraint कहा जाता है। जिसको वो satisfy करते हैं they are called as linear constraints। तो इसको हमने maximize और minimize करना है subject to this। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस, वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, वेरिएबल नॉन नेगेटिव हैं, एंड दैट सैटिस्फाई ए लीनियर इनइक्वालिटी। और वो लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं जिनको कि लीनियर कंस्ट्रेंट कहते हैं हम। जैसे ये लीनियर कंस्ट्रेंट है, दे आर लीनियर कंस्ट्रेंट। अब इसमें आपकी बुक में एक बात लिखा है, द टर्म लीनियर इंप्लाइज, टर्म लीनियर का मतलब है ऑल मैथमेटिकल रिलेशंस आर लीनियर रिलेशंस, एंड टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू फाइंडिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। टर्म लीनियर इंप्लाइज ऑल द मैथमेटिकल रिलेशन, जितने भी मैथमेटिकल रिलेशन है, चाहे वो लीनियर कंस्ट्रेंट है चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दे आर ऑल लीनियर। एक्स और वाई की एक से ज्यादा पावर नहीं है, ना एक्स और वाई मल्टीप्लाई। लीनियर का मतलब है ऑल द, आपको मतलब जब आप भी कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये नहीं भी आंसर निकालना और क्वेश्चन हो गया, वो तो आपको पता ही कैसे करना है, लेकिन आपको सारी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, और ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसके कहने का मतलब है x एंड y ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ सेवरल वेरिएबल x एंड y, सब्जेक्ट टू कंडीशन। किस कंडीशन को सब्जेक्ट है? वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, वेरिएबल्स आपके नेगेटिव है, सैटिस्फाई ए लीनियर इनइक्वालिटी। वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, सैटिस्फाई ए लीनियर इनइक्वालिटी, दे आर कॉल्ड एज लीनियर कंस्ट्रेंट। उनको लीनियर कंस्ट्रेंट कहा जाता है। लीनियर किसी लीनियर इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लीनियर कंस्ट्रेंट्स, दे आर लीनियर कंस्ट्रेंट। और लीनियर का मतलब है ऑल मैथमेटिकल रिलेशंस आर लीनियर, जितने भी मैथमेटिकल रिलेशन है वो लीनियर हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रोग्रामिंग मींस फाइंडिंग ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, कि पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिटरमिन करने का मेथड। तो कुछ टर्म उसने डिफाइन किए, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वेरिएबल्स x एंड y आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स, इनको कहा जाता है डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी क्वेश्चन से देख लें, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द वेरिएबल्स x एंड y, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था x और y को डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल्स x एंड y आर कॉल्ड एज, इन वेरिएबल्स को जो है डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स x एंड y आर डिसीजन वेरिएबल्स, इनको डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं देखें, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट्स, व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स, ये भी देख लिया। x और y डिसीजन वेरिएबल्स हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो आपकी बुक में कंस्ट्रेंट दिया है लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस। द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस। लीनियर इनइक्वालिटीज, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस, लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे इसमें से x एंड y, यहां पर x और y है। व्हाट आर लीनियर, अब ये तो आपको पता ही है कि ये लीनियर कंस्ट्रेंट, दे आर कंस्ट्रेंट्स। तो डेफिनेशन क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस या इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस किस पर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के डिसीजन वेरिएबल है। लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल्स ऑफ ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z, उसके वेरिएबल्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं से x एंड y आर कॉल्ड एज, उनको कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स, दे आर कंस्ट्रेंट्स, इनको कंस्ट्रेंट कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। तो इसको, तो ये यहां पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये कंस्ट्रेंट इस क्वेश्चन में, these three are linear constraints, the linear inequalities or equations or restrictions on variables of objective function, decision variables पर जो restrictions हैं उनको constraint कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि constraint क्या है। उसके बाद इसमें एक टर्म डिफाइन और की हुई है इसने, that is called as optimization problem। what is optimization problem? Optimization problem क्या है? What is optimization problem? A problem which seeks to maximize or minimize a linear function। ऐसी प्रॉब्लम जो कि अब लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है ए प्रॉब्लम which seeks to maximize, or a problem which seeks to maximize or minimize a linear function, a problem which seeks to maximize or minimize a linear function subject to certain constraint, certain constraints, जैसे इस क्वेश्चन से समझे, ए प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए लीनियर फंक्शन, ऐसी प्रॉब्लम जो कि लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे, विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ए लीनियर प्रॉब्लम, लीनियर फंक्शन जैसे ये z है, इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट, कुछ कंस्ट्रेंट पर जो सब्जेक्ट किया गया है, इट इज सब्जेक्टेड टू दिस कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स as determined by, subject to certain constraints as determined by linear inequalities। बुक से आप देख सकते हैं डेफिनेशंस, मतलब a problem which seeks to maximize or minimize a linear function, लीनियर फंक्शन को जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट, और वो सब्जेक्ट सर्टेन कंस्ट्रेंट पर सब्जेक्ट किया जाए एज डिटरमिन्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, ये कंस्ट्रेंट आपके लीनियर इनइक्वालिटी ने डिफाइन किए हैं, इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम,
उसको जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं, इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं दे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. या आप लिख सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है दे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो लीनियर का मतलब ऑल द मैथमेटिकल रिलेशंस आर लीनियर. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं. दे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. अब जो आपको एग्जांपल दिया था मैंने चेयर वाला वही है. अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम and it is a linear programming problem because all the relations are linear. This is objective function, x and y are decision variables. It is subject to these constraints. In constraint पर ये subject है. These constraints are defined by linear inequalities. ये constraint एक linear inequality ने define किए हैं. तो optimization problem which seeks to maximize or minimize a linear function. Say variables x and y. x और y का linear function है जिसको कि maximize और minimize करना है subject to certain constraint. लेकिन उसके जो वेरिएबल्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एज डिटरमिन्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज. तो उसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इट इज स्पेशल काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी. आप ध्यान दें थोड़ा सा. तो ये थ्योरी जो थी टर्मिनोलॉजी थी वो क्लियर की मैंने. तो थ्योरी बहुत जरूरी होती है क्लियर होना. हम कर क्या रहे हैं. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज आल्सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ये एक ऑप्टिमाइजेशन के अंडर आता है. तो लीनियर का मतलब सब कुछ लीनियर है. अब क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको बताया था मैंने. इसको आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है. तो दो थ्योरीज हैं. सबसे पहले क्या करेंगे जो +1 में जैसे आपने किया है ये जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उसने इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. मतलब फिजिबल रीजन निकालेंगे जो कॉमन शेडेड पोर्शन है जैसे आपने +1 में किया था. इन लीनियर इनइक्वालिटीज को पहले सॉल्व करेंगे. आप देखें सबसे पहले तो बारी बारी लिखते हैं. x प्लस बना लेते हैं पहले इनका डायग्राम. 3x + 4y 24. आप देखें हाउ विल यू प्लॉट उसकी जो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज जो है ये इस सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. लीनियर इनइक्वालिटी में जो सिस्टम दिया है इस सिस्टम को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. देखिए x ओ x डैश y ओ y डैश ये आपका ओरिजिन है. तो सबसे पहला है x + 2y = 10. ये बना लें. y 0 x आ गया 10. तो ये पॉइंट आ गया 10 0. x 0 y आ गया 5. ये आप मिला दें. कॉमन रीजन ढूंढना है. x > 0 y > 0. इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये चीज यहीं से क्लियर है. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. It is in first quadrant. तो पहला क्वाड्रेंट है. उसके बाद दूसरा बनाएं 3x + 4y = 24. ये कैसे बनाएंगे. y 0 x आ गया 8. तो यहाँ पर 8 आपको पता ही मैंने बताया था 10 से पहले आएगा. अगर आप रफ स्केच बना रहे हैं तो वो भी प्रॉपर वे से बनाएं. ये नहीं कि ऐसे रफ स्केच बना दें. तो 10 से पहले 8 आएगा तो यू विल राइट दिस 8 0. अब आप इसमें x को 0 रखें तो y 6 आएगा. तो 6 जो है आपका वो आपका 5 से ऊपर होगा. तो दैट यू विल गेट हियर b1. तो इट इज 0 6. तो 6 आपका 5 से ऊपर होगा. आप देखें. अब आप क्या करें इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें. यू जॉइन दिस टू पॉइंट्स. दिस इज इंटरसेक्शन. और सबसे बड़ी बात है कि इंटरसेक्शन निकाल लें. क्वेश्चन से मैं आपको दोनों थ्योरम्स एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपकी बुक में थ्योरम्स दी हैं. सबसे पहले तो आपने वही काम करना कि जो लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, जो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, जो आपको कंस्ट्रेंट दी हुई हैं, दे आर सैटिस्फाइड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, उससे आप शेडेड फिजिबल रीजन निकालें. यू फाइंड आउट फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन जैसे +1 में आप ग्राफिकली सॉल्व करते थे बेटा उसी ढंग से आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो देखें अब शेडेड रीजन निकालने सबसे पहले आप सी पॉइंट से निकाल लें. तो सी पॉइंट से ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे. ये इक्वेशन देखें. व्हाट इज दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन 10 वाली है दिस इज x + 2y 10 = 10 है. और ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज 3x + 4y = 24. ये वाली इक्वेशन है. तो सबसे पहले दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें. x + 2y 10 3x + 4y 24. आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटा दें. तो 2 से करेंगे 2x + 4y 20. नाउ यू सब्ट्रैक्ट. तो ये घटा दिए कैंसिल हो गया. x = 4. x को 4 डाल दो. 2y आ गया 6, y आ गया 3. सो दिस पॉइंट इज 4 3. तो ये पॉइंट आपका 4 3 हुआ. आप देखें दिस पॉइंट इज 4 3. और बेटा ये पॉइंट भी लिख लें आप. यू आल्सो राइट दिस पॉइंट.
तो अगर आप y एक्सिस पे x 0 है तो ये 5 आएगा, तो दिस पॉइंट ऑलरेडी हैज रिटन 0 5, तो ये 0 5 पॉइंट है। अब आप देखिए कि कॉमन रीजन कौन सा है। कॉमन शेडेड रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो +1 में आपने पढ़ा है, जो लीनियर कंस्ट्रेंट जो है, लीनियर इनइक्वालिटी जो सेटिस्फाई किया, उससे आप कॉमन रीजन निकालना सबसे पहले आपने। तो कॉमन रीजन निकाले वही तरीका, 0 0 डालें, 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0 0 आंसर में नहीं आएगा। ये है आपका क्या बोलते हैं x + 2y 10, ये x + 2y 10 है, इसमें 0 0 डाल दें, 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स मतलब ऊपर वाला, ये वाला रीजन है। दूसरे में डाल लें 0 0, 24 ग्रेटर देन 02 मतलब नीचे वाला, इसके लिए नीचे वाला, इसके लिए ऊपर वाला, और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताइए व्हाट इज कॉमन इन बोथ, दिस इज द कॉमन रीजन, ये आपका कॉमन रीजन। तो शेडेड रीजन यू कैलकुलेट, तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन, उसको कहते हैं फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन। अब इसमें थ्योरम लगेगी, दो थ्योरम से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जब z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, अगर z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम है, तो इट अकर्स ऑलवेज एट कॉर्नर पॉइंट, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था, इट विल ऑलवेज अकर एट कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर का मतलब है इंटरसेक्शन बाय टू बाउंड्री लाइंस। तो यहां ध्यान दें, ये आपकी बाउंड्री है, दिस इज योर बाउंड्री, तो दिस इज फर्स्ट बाउंड्री लाइन, दिस इज सेकंड बाउंड्री लाइन, इट मींस इट इज कॉर्नर। दिस इज x equal to 0, इट इज बाउंड्री, दिस इज अगेन लीनियर इनइक्वालिटी, दिस इज आल्सो बाउंड्री। जहां दो बाउंड्री मिले, आपको पता होना चाहिए कॉर्नर, व्हाट इज कॉर्नर। तो आपकी बुक में कॉर्नर दिया है कि बाउंड्री जहां दो बाउंड्री लाइंस मिले वो कॉर्नर है। तो इसमें तीन कॉर्नर हुए, 1 2 3। तो अगर आपका मैक्सिमम और मिनिमम है, पहली थ्योरम में कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम है तो वो कॉर्नर पे होगा। इफ मैक्सिमम और मिनिमम इज देयर, इट इज एट कॉर्नर। पहले तो ये थ्योरम। दूसरी थ्योरम सुनो ध्यान से, कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो ये देखें, फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है, थ्योरम पे ध्यान दें, फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है, R इज ए फिजिबल रीजन ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिजिबल रीजन का मतलब है जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हैं, दैट इज सेटिस्फाइड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज, उन लीनियर इनइक्वालिटी से जो कॉमन फिजिबल रीजन आएगा, अगर वो फिजिबल रीजन बाउंडेड है, इफ दैट फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी देयर, तो मिनिमम मैक्सिमम होगी ही होगी, एंड दैट विल अकर एट कॉर्नर। अगर बाउंडेड है तो, अगर बाउंडेड नहीं है तो मिनिमम मैक्सिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो कंडीशन और 2 मिनट का काम वो बता दूंगा मैं। लेकिन ये बाउंडेड है, देखो फिजिबल रीजन बाउंडेड है। पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम आपकी बुक में 2 थ्योरम है, पहले तो आप ए ड्रॉ कर लिया, ये फिजिबल रीजन आ गया। पहली थ्योरम है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम है, पता है मैक्सिमम मिनिमम है, तो वो कॉर्नर पे होगी। और कॉर्नर क्या है, डिटरमिन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्री लाइन। और दूसरी थ्योरम है कि इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम होगी। पहली थ्योरम में कि अगर मैक्सिमम है, दूसरे में कि अगर आर बाउंडेड है तो मैक्सिमम भी होगी, मिनिमम भी होगी, एंड इट विल अकर एट कॉर्नर। और वो कैसे निकालनी, 3 कॉर्नर आपके पास है। तो सबसे पहले 0 5 पे निकालें आप। 0 5 पे अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 200x + 500y, तो एट 0 5 वी आर गेटिंग 2500। फिर आप 0 6 पे देखें, 0 6 पे आप देखेंगे तो 3000 है 0 6 पे। फिर आप देखें दिस पॉइंट इज देयर, 0 5 पे देख लिया, 0 6 पे 4 3 पे अगर आप देखें, 4 3 पे अगर आप कैलकुलेट करें एट x4 एंड एट y3, तो वी आर गेटिंग z। तो z जो है आपके पास 200x + 500y है, 200 × 4 500 × 3, तो दैट इज 2300 आपके सामने है। तो ये है, तो इट मींस मिनिमा इज एट 4 3 एंड दैट ऑप्टिमल वैल्यू इज 2300। हेंस minimum value occurs at 4 3 and it is equal to 2300। तो मिनिमम वैल्यू 4 3 पे है और ये 2300 है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपको एचपी बोर्ड में आएगा। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम्स जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है एंड इट इज सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट, जो कि लीनियर कंस्ट्रेंट पर सब्जेक्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हैं दैट आर डिटरमिन्ड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज,
जो कि लीनियर इनइक्वालिटी से डिटरमिन्ड होते हैं। पहले फिजिबल रीजन ड्रॉ करिए, और अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम होगी और कॉर्नर पॉइंट पे होगी। अब दूसरी आ जाती है कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, वो देख लें आप। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, if visible region is unbounded, then maxima or minima may exist or may not exist। तो मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों केस होंगे। अब उसमें क्या है देखिए आप। तो सबसे पहले क्या करें, ध्यान दें, मैं आपको बता देता हूं। इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, मैं थ्योरी बता रहा हूं, क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। अगर अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड का मतलब वो एनक्लोज नहीं किया जा सकता। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट, जेड की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे निकाल लें। अगर फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड है तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे आप निकाल लें। यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लें। देन सपोज मैक्सिमम इज m एंड मिनिमम इज स्मॉल। मान लो मैक्सिमम कैपिटल M और मिनिमम स्मॉल है। कॉर्नर पॉइंट पे आप z की वैल्यू कैलकुलेट करें। मैक्सिमम मान लो कैपिटल M है और मिनिमम मान लो स्मॉल m। सपोज वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मान लो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू ax प्लस dy। मान लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ax प्लस dy। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो z की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे कैलकुलेट करें। सपोज मैक्सिमम m, मैक्सिमम इज m एंड मिनिमम इज स्मॉल। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by है। देन इफ ax प्लस by ग्रेटर देन m, ax plus by greater than m has, क्योंकि ये भी एक रीजन देगा, ax plus by greater than m कोई फिजिबल रीजन कोई रीजन देगा, ये शेड करेगा कोई रीजन। इफ इट हैज ए कॉमन पॉइंट विद गिवन फिजिबल रीजन, मतलब जो अनबाउंडेड रीजन आया है, अगर ax plus by greater than m का कोई कॉमन पॉइंट है विद गिवन फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट है, देन m is not maximum value, तो m आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं। कहने का मतलब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, आप कॉर्नर पॉइंट पे z निकाल लो। मान लो सबसे बड़ी वैल्यू m है, छोटी स्मॉल m है। अब क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by दिया है, इफ ax प्लस by ग्रेटर देन m, ax प्लस by ग्रेटर देन m कोई रीजन आएगा, हैज ए कॉमन पॉइंट, इफ ax प्लस b, या ऐसे बुक में बोला है आपके ओपन हाफ प्लेन, ये भी दिए ओपन हाफ प्लेन, इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय, ऐसे समझे लाइन लिखते हैं, ओपन हाफ प्लेन मतलब ax प्लस by ग्रेटर देन m, कोई ना कोई रीजन आएगा, डिटरमिन्ड बाय दिस, इसका कोई कॉमन पॉइंट अगर फिजिबल रीजन के साथ है, इफ इट इज हैविंग कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट है तो m उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, अदरवाइज m इज मैक्सिमम, अदरवाइज कैपिटल M इज मैक्सिमम। थ्योरी से आपको समझ गए होने आप कि मैक्सिमम निकाल ली। अब क्या किया, ax प्लस by ग्रेटर देन m का फिजिबल रीजन, उसका एक इन ग्राफ प्लॉट किया। अगर उसका इंटरसेक्शन फिजिबल रीजन के साथ आ रहा है तो कैपिटल M मैक्सिमम नहीं है। सिमिलरली इफ ax प्लस by लेस देन m, ओपन हाफ प्लेन, ऐसे लिख लिया, आपकी बुक में जो टर्म यूज किया ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय, if open half plane determined by ax plus by less than m, open half plane determined by ax plus by less than m has a common point, अगर इसका common point है with feasible reason,
if it is having a common point with feasible reason, then there is no minimum value, कोई minimum value नहीं है. If no common point with feasible reason, अगर common point नहीं है, no common point with feasible reason, feasible reason के साथ अगर common point नहीं है, then small m is minimum value of objective function. ये आपकी जो है वो थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दी. इसका क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा मैं, जो आपकी जिसमें कि आपको मतलब लैंग्वेज दी हुई है उससे इक्वेशंस बनेंगी. तो सीधी सी बात है, अगर बाउंडेड है तो क्लियर है, तो मिनिमम भी होगी मैक्सिमम भी होगी और कॉर्नर पॉइंट भी होगी. तरीका बता दिया. लेकिन अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, मतलब वो इट कैन बी इनक्लोज्ड इन ए सर्कल, तो आपने थ्योरम्स है, प्रूफ नहीं आपके उसमें थ्योरम्स दी हुई है. तो आपने क्या करना है, z की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालना है. यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट. मान लो मैक्सिमम आपकी mi और मिनिमम आपकी स्मॉल mi. अब आपने क्या करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इफ ओपन हाफ प्लेन, मतलब इसका ax plus by ग्रेटर देन m ड्रॉ करना. ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय दिस हैज ए कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन. अगर फिजिबल रीजन के साथ इसका कॉमन पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, अगर नहीं है तो मैक्सिमम होगी. और वैसे ही if open half plane determined by ax plus by less than m, ax plus by less than m, इससे जो open half plane आएगा determined by this, it has a common point. अगर इसका common point है feasible reason के साथ, if it has a common point with feasible reason, तो then there is no minimum value, तो minimum value नहीं है. और अगर common point नहीं है, then feasible reason साथ common point नहीं है, तो small m is the minimum value of objective function and capital M is the maximum value. तो आप समझ गए होंगे बात को. ये थ्योरी है. अब इस पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एक अनबाउंडेड, क्योंकि थ्योरी तो ठीक है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप करोगे यू विल बी मोर एंड मोर क्लियर के क्या है इसमें. तो वो चीज आपके क्लियर हो जाएगी, उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि अनबाउंडेड में क्या करते हैं. वैसे क्वेश्चन हमेशा बाउंडेड का ही आता है और आपको ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको इनइक्वालिटीज जो हैं वो दी होती है, बनानी नहीं पड़ती. हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं जिसमें इनइक्वालिटीज आपको मतलब आपको फॉर्मुलेट करनी पड़े, बनानी पड़े. तो दिस इज अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. अगले लेक्चर में थोड़ी सी थ्योरी और एक्सप्लेन कर देंगे. अब इसका क्वेश्चन आप देखें, जो कि क्वेश्चन है जिससे कि यू विल बी मोर एंड मोर. तो देखें क्वेश्चन है, उससे आपको थोड़ी थ्योरी भी मैं क्लियर कर दूंगा. और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आएगा, तो उसमें वो कंसेप्ट मिलेगा. देखिए बिल्कुल सिंपल है. डिटरमिन ग्राफिकली minimum value of objective function z is equal to minus 50x plus 20y subject to constraints दिए हैं 3x plus y greater than 3, 2x minus 3y less than equal to 12 और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो ये देखें, ये constraints हैं and these are the linear constraints. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, थ्योरी में क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी. इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट 2 क्लासों में. इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जाता है. अगर प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमम किया जाता है, कॉस्ट है तो मिनिमम किया जाता है. और इनको बोलते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट्स. एंड एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज, इनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. जो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं दे आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स. उनको डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है. These are the constraints 1, 2, 3. ये linear constraints है and this is the objective function जिसकी की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम की जाती है. इसको objective function कहते हैं. They are linear constraints. तो सबसे पहले मेथड क्या होता है सॉल्व करने को देखने के बाद क्वेश्चन से मैं थ्योरी समझा रहा हूँ. ये लीनियर कंस्ट्रेंट है. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो +1 में आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो लीनियर, आप समझ लो ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है ग्राफिकली. आपको पता है ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं कि इन सब का कॉमन रीजन आपने ड्रॉ करना है. यू हैव स्टडीड इन +1. कॉमन रीजन ड्रॉ करने के बाद फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है सबसे पहले. जो कैसे करेंगे, सबसे पहले आ गया 2x - y - 5.
तो सबका कॉमन फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है, दैट इज द कॉमन रीजन x ओ x डैश y ओ y डैश। एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ कॉमन रीजन टू दिस, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करें एंड यू ड्रॉ कॉमन फिजिबल रीजन। तो देखिए आप सबसे पहले आप इसमें y को जो रखें x i -5, सो दिस पॉइंट इज -5/2, 0। फिर x को 0 रखें, y 5 आया, ये मिला दिया, ये लाइन बन गई। उसके बाद आप दूसरा करें 3x + y 3, ये रीजन ड्रॉ करें। इसको ड्रॉ करने के लिए y को 0 x 1 आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 1 0। फिर x को 0 y 3 आया, तो यहाँ पर दूसरा b1 आएगा, इट इज 0 3, ये पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा आ गया। तो इस लाइन को देखें, दिस इज 3x + y = 3, और ये लाइन होगी 2x - y - 5। उसके बाद एक और है, ये देखें आप 2x - 3y 12। फिर कॉमन रीजन ड्रॉ करेंगे सबका, तो +1 में करते थे। इसमें y को 0 रखें, x आया 6, x 6 का मतलब a2 6 0। फिर आप x को 0 रखें, y आया -4, so this comes out to be 0 - 4, तो this is b2, तो 0 - 4 होगा, तो ये आपका ये लाइन आएगी। अब हमने कॉमन रीजन देखना है, इनका कॉमन रीजन क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, आप जरा कंसंट्रेट करें। तो सबसे पहले 2x - y > -5, 0 0 डालें, 0 > -5 ट्रू है, ये आपका 2x - y 5 है, 0 > -5 ट्रू है, मतलब 0 0 हमारे आंसर में आएगा, तो ये सारा होगा, इसके लिए ये होगा जो पहले वाली क्वेश्चन। 2x - y > -5 का मतलब है 0 0 डाला, 0 > -5 ट्रू है, तो ये वाला आएगा। लेकिन इसमें x > 0 y > 0, इसका क्या मतलब है, x > 0 y > 0 में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। आप सेकंड में नहीं जा सकते, थर्ड में नहीं जा सकते, फोर्थ में जा सकते, क्योंकि x > 0 y > 0 का मतलब है आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा, योर आंसर विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होगा, तो इसका मतलब है दिस आंसर विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें ये वाला आएगा सारा, इधर नहीं आएगा, पहली वाली के लिए ये। इसमें डालें 0 0, 0 > 3 फॉल्स, तो इसमें 0 0 नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो इस वाले जो पहली इनइक्वालिटीज के लिए वो देख लें, उसमें ये आया सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरी में 0 0 आपका आंसर में नहीं आएगा, बाहर ये वाला आएगा, बाहर वाला, तो दो में कॉमन क्या होगा, ये वाला होगा। फिर लास्ट बचा एक, ये 2x - 3y <, 0 0 डालें, 12 > 0 ट्रू है, तो 12 > 0 ट्रू है, मतलब 0 0 आंसर में आएगा, ये वाला। तो देखिए इसके लिए आपके पास ये आया था, इसके लिए ये आया था, इसके लिए आपका ये आया, तो कॉमन रीजन क्या हुआ आप देखें, ये मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये आपका ये जो हुआ, ये फिजिकल रीजन आपका अनबाउंडेड है, इसलिए देखिए ये हुआ। तो जो ये तो वही काम है जो +1 में आप करते थे, सेम प्रोसेस जो आप +1 में करते थे वही चीज है, सेम। इतना सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपने +1 में पढ़ा है। तो ये आपका शेडेड रीजन जो है, here shaded region is feasible region, ये feasible region, ये स्टेप है। देखिए क्वेश्चन से मैं स्टेप समझा रहा हूं आपको। तो शेडेड रीजन हमारा फिजिबल रीजन, ये जो रीजन हमने शेड किया, इट इज द फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। तो नोट करें आप, दिस शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, ये आपका फिजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखें, देखिए आप कॉर्नर मैंने आपको कहा था जहां पे दो बाउंड्री लाइंस मिलती हैं वो कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो लिखें हेयर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे, बी 05 B1 03 A1 आपका 10 A2 60, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन के। आप देखें कॉर्नर का मतलब है जहां पे दो बाउंड्री लाइन मिले, तो दे आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। अब आपने क्या करना है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नाउ एट कॉर्नर पॉइंट्स we will find value of z is equal to -50x plus 21, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले एट 05 z देखें x 0 100 एट
03 60 at 10 minus 50 at 60 minus 300। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन सब पे आपने जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो सारी वैल्यूज जेड की हमने फाइंड आउट की। तो 05 पे 100 आया, 03 पे आपका 60 आया, 10 पे आपका माइनस 50 आया, 10 पे आपका जो है वो दैट कम्स आउट टू बी एट 03 पे आपका 60 आया और 10 x1 y0 माइनस 50 आया और 60 पे आपका माइनस 300 आया। तो ये देखिए ये वैल्यूज है। तो इनमें सबसे कम वैल्यू माइनस 300 है। तो आउट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ये आप बिल्कुल यही प्रोसीजर हर क्वेश्चन का, ऑफ ऑल दीज वैल्यूज माइनस 300 इज मिनिमम वैल्यू, माइनस 300 आपकी मिनिमम। अब इसमें इस क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम हुई जो मैंने आपको बताई थी। इसमें फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब फिजिबल रीजन कैन नॉट बी एनक्लोज्ड इन ए सर्कल। बाउंडेड का मतलब है अगर वो सर्कल में एनक्लोज किया जा सके। तो यहां लिखेंगे हेयर इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में जो है फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। इसमें फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा, अगर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो अगर फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है तो मिनिमम वैल्यू हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर तो ये बाउंडेड होता, मान लो एनक्लोज होता, ये बाउंडेड होता तो इसका जो मिनिमम और जो मैक्सिमम तो आंसर आ जाता। लेकिन ये अनबाउंडेड है। तो मैंने क्या स्टेप बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। सो वी विल चेक दैट जेड था हमारा कितना, माइनस 50x प्लस 20y, माइनस 50x प्लस 20y लेस देन माइनस 300, माइनस 50x प्लस 20y लेस देन माइनस 300 हैज कॉमन पॉइंट्स with feasible reason or not, with feasible reason or not। अब हम ये चेक करेंगे कि जो उसके बाद मैंने स्टेप आपको बताया था, जेड है हमारा माइनस 50x प्लस 20y, तो जेड इज इक्वल टू माइनस 50x प्लस 20y लेस देन माइनस 300। क्योंकि अगर फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है तो वी विल चेक कि माइनस 50x प्लस 20y लेस देन माइनस 300 क्या इससे जो इसके जो इनइक्वालिटी जो आएगी, इससे जो ओपन हाफ प्लेन आएगा, आपको पता ही है इस इनइक्वालिटी का जो रीजन आएगा उसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। आपकी बुक में टर्म यूज की ओपन हाफ प्लेन, मतलब इससे जो आपका रीजन शेड होगा उसको ओपन हाफ प्लेन बोलते हैं। तो हम चेक करेंगे कि इससे जो ओपन हाफ प्लेन आएगा क्या उसके फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है या नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो माइनस 300 मिनिमम वैल्यू है, अगर कॉमन पॉइंट है तो माइनस 300 मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर मैक्सिमम हो तो फिर ग्रेटर देन देखते हैं। तो उसमें मतलब मिनिमम में देखते हैं कि जैसे माइनस 300 आपकी कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम आई, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो आपने देखना ax प्लस by लेस देन स्मॉल m, क्या फिजिबल रीजन के साथ इसके कॉमन पॉइंट है या नहीं है, तो दैट वी विल चेक। अगर कॉमन पॉइंट होंगे तो आपका इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे, देखें एज वी हैव माइनस 50x प्लस 20y लेस देन माइनस 300, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, माइनस 5x प्लस 2y लेस देन माइनस 30, तो इसको मल्टीप्लाई विद माइनस 5x, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी आपकी, 5x माइनस 2y ग्रेटर देन 30। अब आपने देखना क्या इसके फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है नहीं है, मतलब ax अगर m मिनिमम वैल्यू आई आपकी, तो अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो ax प्लस by लेस देन m, इसका देखना कि फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है नहीं। तो ये देखें, ड्रॉ करें 5x माइनस 2y 30, इसमें ड्रॉ कर ले, देखें x को y को 0 डालें, x आएगा 6, तो एक पॉइंट तो आपका यही आ गया। फिर x को 0 डालें, y आएगा माइनस 50, तो माइनस 15 आपका नीचे जाएगा, तो यहां पर आएगा माइनस 50। तो ये पॉइंट, ये आपका जो इसको ज्वाइन कर दें आप, तो ये देखें आप, यू विल गेट दिस, ये बना। अब इसमें 5x माइनस 2y ग्रेटर देन 30 है, 0 0 डालें, 0 ग्रेटर देन 30, 0 ग्रेटर देन 30 का मतलब है फॉल्स, 0 ग्रेटर देन 30 का मतलब है फॉल्स,
मतलब 0 0 आंसर में नहीं आएगा, तो ये होगा, तो ये आएगा। एंड अगर ये आएगा तो इसका मतलब देखो ये चीज आपकी फिजिबल रीजन के साथ इसका कॉमन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब देयर एक भी पॉइंट हो तो भी वो नहीं होगा, इसमें ये पोर्शन आपका फिजिबल रीजन के साथ कॉमन आ रहा है। हियर -50x + 20y less than -300 has common point with feasible reason, इसके कॉमन पॉइंट है with feasible reason, hence there is no minimum value, there is no minimum value for this, इसलिए इसके लिए for this z, इस z के लिए कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा करा दिया जिसमें अनबाउंडेड है, तो नोट कर ले आप, अगर अनबाउंडेड है मिनिमम है तो ax + by लेस देन m के लिए देखना क्या फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका मिनिमम होगा, और अगर आ रहे हैं तो मिनिमम आपका नहीं होगा। सो इन दिस मैनर यू विल डू, ये तरीका करने का आप देख रहे, नोट करने इसको आप कि फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है या नहीं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मैक्सिमा का अब इसमें आपने चेक करना है कि इसके लिए मैक्सिमम है नहीं, वो मैं आपको काम दे रहा हूँ, देखें आप, उसमें मैक्सिमम आपने देखा होगा 100 है इसमें, तो ax + by ग्रेटर देन m, अगर मैक्सिमम है तो ax + by ग्रेटर देन m के लिए देखना फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है या नहीं है। ये मैंने आपको काम दिया, आप देखें अगर है तो उसमें फिर मैक्सिमम नहीं होगी, और नहीं है तो मैक्सिमम आपकी 100 होगी। तो यू प्लीज डू दिस, ये असाइनमेंट आप खुद करें और इसमें देखें कि मैक्सिमम है नहीं है, बस इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन देखें, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z = 3x + 9y subject to constraint, subject to constraints, constraints आपको दिए हैं x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10, x less than y, x greater than 0, y greater than 0। तो ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, और जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी आपकी उसमें आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स करा दूंगा, 2-3 लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में करा दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, तो ये देखें, और ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा ध्यान दें इसमें, ये कंस्ट्रेंट दिए हैं, तो वही तरीका है, z = 3x + 9y, इसको आपने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, तो मिनिमम भी करना है मैक्सिमम भी करना है, और ये कंस्ट्रेंट है। तो सबसे पहले फिजिबल रीजन ड्रॉ करें जो ये सारे कंस्ट्रेंट्स से आएगा। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ फिजिबल रीजन, ये ध्यान दें x o x' और यहां पर आएगा y o y'। तो सबसे पहले देखें आप, x + 3y = 60, y0 x 60, x0 y 20, ये ड्रॉ कर ले, ये आपके पास आ गया। दूसरा ड्रॉ करें, x + y = 10, तो ये देखें 10 0 और दूसरा आएगा 0 10। तो और ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमेशा इंटरसेक्शन निकाल लें। अब मान लो आपने इसको ऐसे बना दिया, हो सकता है इंटरसेक्ट, क्योंकि ये तो रफ स्केच है, ये आपका रफ स्केच है, ये कोई प्रॉपर ग्राफ थोड़ा बना रहे हैं। तो प्लीज इसको सॉल्व कर ले ताकि ये पता लग जाए कि यहाँ काटेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में काटेंगे, वो ज्यादा इजी रहता है। मैंने प्लस वन में आपको बात बोली थी, जब लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो x, क्योंकि वी आर ड्राइंग रफ स्केच, हम रफ स्केच बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं। तो x + 3y 60 और x + y 10 को सॉल्व करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें आप, तो ये कट गया, देखिए 2y 50, यहाँ से y आ गया 25, y अगर 25 है तो जो x होगा दैट इज -15, क्योंकि बिकॉज x + y आपका 10 है। तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कट करेंगे, तो ये आएगा आपका -15 और 25, तो ये आएगा, देखिए आप, दिस इज देयर, सेकंड क्वाड्रेंट में कट करेंगे -15 25। अब मान लो आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया और कट यहाँ करा दी, तो इसे पता भी लग रहा है क्योंकि 10 जो है 60 से काफी पहले होगा, 10 जो है वो ये वाला 10 जो है 20 से नीचे होगा, तो दिखती बात है कि ऐसे आएगा और ये इसको यहाँ काटेगा, तो ये बाहर ही जाएगा, दिखती बात है। तो ये आएगा आपका, और एक बात उसने पहले बोली है कि x > 0 y > 0, तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो आपका फिजिबल रीजन जाएगा ही, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट तो पहले दे दिया उसने कि x > 0 y > 0 एज गिवन। तो आप देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, एक और रह गया x <= 1,
तो x इक्वल टू वाई ड्रॉ करने आपको पता ही x इक्वल टू वाई इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इंटरसेक्शन निकालने इसका, ये पॉइंट भी निकालने, इसको p रख ले, इसको q रख ले। तो y इक्वल टू x का सबसे पहले इसके साथ निकाल ले, x प्लस 3y 60 और y इक्वल टू x, तो यहाँ रखें 4x 60, x आएगा 15, तो ये पॉइंट आएगा 15 15, क्योंकि y और x बराबर है तो दिखती बात है सेम होगी वैल्यू, तो 15 15, तो पॉइंट विल बी 15 15, ये पॉइंट आ गया। और एक और दूसरे के साथ है x प्लस वाई 10, x प्लस वाई 10, x इक्वल टू वाई 2x 10, तो x आ गया 5, तो ये पॉइंट आया 5 5। तो इंटरसेक्शन आ गया। अब देखेंगे फिजिबल रीजन कौन सा है, तो वो कॉमन रीजन होगा। देखिए x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, जो एक प्लस वन वाला मेथड, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए फिजिबल रीजन 0 0 डालें, 60 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, इसका मतलब 0 0 हमारे आंसर में आएगा, तो ये इंक्लूड होगा। ये आपका x प्लस 3y इक्वल टू 60 है, 0 0 डालें, 60 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो ये आंसर में आएगा, ओरिजिन हमारे आंसर में आएगा। दूसरे में डालें 0 0, 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, इसका मतलब 0 0 आंसर में नहीं आएगा, तो इसमें ये वाला होगा, मतलब x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए ऊपर वाला होगा, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 के लिए नीचे वाला होगा। अब एक ये बच गया x लेस देन इक्वल टू y, इसका तरीका बताया मैंने, y इक्वल टू x है, इसमें 0 0 डाल नहीं सकते क्योंकि 0 0 से तो पास कर रहा है, या तो इधर वाला होगा इधर वाला होगा, इसके लिए 10 0 है, इसमें 10 0 डालना, x को 10 y को 0, 10 लेस देन 0 फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला आंसर 10 0 हमारे आंसर में नहीं होगा, क्योंकि y इक्वल टू x है ओपन हाफ प्लेन, या तो ये होगा ये होगा, तो ओपन हाफ प्लेन डिटरमिन्ड बाय इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब है इसमें 0 0 डालेंगे, मतलब इसमें 10 0 डालेंगे तो आपका फॉल्स आएगा, तो मतलब 10 0 आंसर में नहीं होता, ये वाला होगा। तो व्हाट इज कॉमन रीजन, ये आपका कॉमन रीजन, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, और ये बाउंडेड है। देखिए यहां फिजिबल रीजन इस केस में बाउंडेड है, ये क्वेश्चन इसमें बाउंडेड है, तो देखिए क्या है फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन एंड हियर इट इज बाउंडेड, और यहां पर ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड है फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल चेक वैल्यू ऑफ z is equal to 3x plus 9y at z is equal to 3x plus 9y at कॉर्नर पॉइंट देखें आप 0 20 के x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये वाला, तो 0 20, तो 0 20 पे देखें कॉर्नर पॉइंट एक ये है, x को 0 y को 20 180, at 0 10 तो ये 90, at 5 5 60, उसके बाद 15 15, 15 15 पे देखें 135, तो ये देखें आप जरा नोट करें 15 15, तो ये देखें दिस कम्स आउट टू बी अगेन 180, 180 आई, 180 दो जगह आई, 0 20 पे भी आई देखिए, और आपकी 180 15 15 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू 180 है, इट occurs at 2 points here, z maximum 180 and it occurs at एक 0 20 and 15 50, तो दो पॉइंट पे हुई 0 20 and 15 50, so multiple optimal solutions, ऑप्टिमल का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मिनिमम देखेंगे ऑल्सो एट 5 5 z is 60, so minimum at 5 5 and z is 60, z minimum 60, तो मिनिमम 60 और मैक्सिमम, इसमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुए, मैक्सिमम दो पॉइंट पे आई देखें आप, मैक्सिमम अकर्स एट 2 पॉइंट्स, और दो पॉइंट क्या क्या है ध्यान दें, मैक्सिमम दो पॉइंट पे आई, दो पॉइंट हुए, एक तो आपका हुआ 15 15, ये नोट करें 15 15, और एक पॉइंट हुआ आपका 0 20, तो मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट 2 पॉइंट्स, ये देख लें आप, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन, दिस प्रॉब्लम इज हैविंग मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, इसी ढंग से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अगले में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको लैंग्वेज दी होती है, लैंग्वेज दी होगी, उस लैंग्वेज से आपने
आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम करना है, लीनियर कंस्ट्रेंट बनाने हैं, यू विल फ्रेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यू विल फ्रेम लीनियर कंस्ट्रेंट, और लीनियर कंस्ट्रेंट और वो बना के फिर उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पहले उससे जो लैंग्वेज दी होती है उससे फ्रेम करना पड़ेगा, आपको सारा बनाना पड़ेगा, देन यू हैव टू सॉल्व। तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो करा दूंगा, मतलब 3 लैंग्वेज प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, तो तीनों आपको ढंग से प्रॉपरली हो जाएगा। और ये जो बताया मैंने मैक्सिमम वाला, अनबाउंडेड वाला, कि इसमें मैक्सिमम है नहीं है, तो वो भी देखेंगे। तो 3 लैंग्वेज प्रॉब्लम वी विल सॉल्व। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। वैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम सिलेबस में है नहीं, उसने हटा दिया है। वैसे जब था भी तब भी नहीं क्वेश्चन आता था एचपी बोर्ड में, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आपको करा दिया। और थ्योरी भी सारी करा दी कि अनबाउंडेड है नहीं है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का देख लें, ये देखें आप, एक ये क्वेश्चन है, आप देखें जो मैंने बोला था आपको, जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2013 का। ये है 4 persons independently solve a problem correctly with independently का मतलब है independently solve करें, करना independent, ना करना भी independent, with probabilities 1/2, 3/4, 1/4 and 1/8. Then what is probability that problem is solved correctly by at least one of them? मतलब प्रॉब्लम जो है करेक्टली सॉल्व हो बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से कम कोई एक प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करे। तो एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है या तो 1 कर दे या 2 कर दे। 1 करे, 4 में से 1, उसके 4 केस बनेंगे। 1 कर दे, बाकी 3 नहीं करे। 4 में से कोई 2 कर दे, उसके 4C2 6 होता है, उसके 6 केस बनेंगे। 4 में से तीनों कर दे, कोई 3 कर दे, उसके 4 केस बनेंगे। 4C3 = 4C1, क्योंकि NCR = NCM-R। या चारों कर दें, उसका 1 केस बढ़ेगा। तो कैलकुलेट करें, टोटल आपके 6, 4, 10, 14, 15 केस बढ़ेंगे। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। वो सारा मतलब क्या हो तो जाएगा, अगर 2 या 3 होते तो इजीली होते, लेकिन 4 है तो इससे करना बहुत मुश्किल है, लेंथी होगा कैलकुलेशन। मतलब हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लेंथी होगा। 4C1 इसमें 4 केस बढ़ेंगे, 4C2 इसमें 6 बढ़ेंगे, 4C3 इसमें 4 बढ़ेंगे, 4C4 इसमें 1 केस बढ़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सब अगर करना इंडिपेंडेंट तो ना करना भी इंडिपेंडेंट है, आपको बताया था। सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। कब नहीं सॉल्व होगी? दैट इज ए नहीं करे, एंड बी नहीं करे, एंड सी नहीं करे, एंड डी नहीं करे। Where A, B, C and D are 4 persons. ये आपके 4 persons मैंने ले लिए। A, B, C, D represent 4 persons. मतलब that problem is not solved. हम सबसे पहले निकालेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। We will find that problem is not solved. कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो A ने भी नहीं की, B ने भी नहीं की, C ने भी नहीं की, D ने भी। वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब कोई लिंक पेयर वाइज नहीं, इंडिपेंडेंट, सारे चारों इंडिपेंडेंट। एक होता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है A और B इंडिपेंडेंट है, B और C है, C और D है, और D है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चारों इंडिपेंडेंट होंगे। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो इट डजंट मीन ऑल आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये चीज मैंने आपको 92 में क्वेश्चन आया था आईटी में, जिसमें पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट थे पर ऐसे चारों नहीं थे। एक होता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट। म्यूचुअल इंडिपेंडेंट में 4 कंडीशन होती हैं, पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट और ऐसे भी इंडिपेंडेंट है। वो कह रहा है कि दे सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, मतलब चारों इंडिपेंडेंट है। चारों इंडिपेंडेंट का मतलब पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट और ऐसे भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये बन जाएगा PA कॉम्प्लीमेंट, PB कॉम्प्लीमेंट, PC कॉम्प्लीमेंट, PD कॉम्प्लीमेंट। A ने सॉल्व करने की 1/2 है, सॉल्व नहीं करने की 1 - 3/4, 1 - 1/4, 1 - 1/8. You will get 1/2, 1/4, 3/4, 7/8.
तो ये देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा, 21/256 ये आया कि सॉल्व नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो वो देखें क्या आएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो व्हाट यू विल गेट हियर 235/256, दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इनमें से कम एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, इट मींस प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कम किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व की। प्रॉब्लम इज सॉल्व मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो ये आपका आ जाएगा कि कम से कम एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप देखें दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक ये क्वेश्चन है, ये देखें आप 2014 जेईई मेंस का है, जेईई मेंस 2014। ये प्रॉब्लम देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीधी प्रॉब्लम। इसमें देखें ये 2014 जेईई मेंस का है, ए और बी दो इवेंट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए दिया है, ए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। वो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट, तो आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। इक्वली लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, तो ऑल द इवेंट्स आर इक्वल लाइक, हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। तो इक्वल लाइक मतलब प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। देखें पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट उसने दिया है दैट इज 1/6, तो इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होना 1 माइनस पी ए। तो यहाँ से पी ए यूनियन बी आपका जो आ जाएगा वो 5/6 है, दिस यू विल गेट। उसके बाद उसने पी ए कॉम्प्लीमेंट 1/4, इसका मतलब पी ए आपका 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, ये आ गया, ये देखें। उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी ये 1/4 है, ये दिया है, तो अब पी भी निकल जाएगा। देखिए पी ए यूनियन बी आपको पता लग गया, पी ए आपको पता लग गया, और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी पता है। एज बी नो, बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन है, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी दैट इज 5/6। पी ए निकाला, देखो मैंने सर्कल किया हुआ है, 3/4 है, तो यहां रख दें 3/4। पी बी निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, ये भी मैंने सर्कल किया। तो यहां से देखें आप, तो यू विल गेट हियर पी, यहां से पी भी आ जाएगा। तो ध्यान दें थोड़ा सा, तो 5/6 is equal to 3/4 minus 1/4, that is your 2/4 plus PB. 5/6 minus half equal to PB. तो यहां से PB आ जाएगा, देखिए 12 10 minus 6 that is PB, क्योंकि 12 आया तो 10 minus 6 that is your 4/12, ये आपका PB आया। तो PB जो हुआ वो 1/3, PB 1/3 है, और आपका PA 3/4, जो PA है वो 3/4 है। तो here PA into PB, PA into PB करें, that is your 1/4 which is equal to PA intersection B। आपको पता ही है एनसीईआरटी लेवल पे PA intersection B PA into PB है, तो इंडिपेंडेंट है, तो क्लियरली वो इंडिपेंडेंट तो है। अब इक्वली लाइकली के लिए P और PB सेम होना चाहिए। तो देखिए PA आपका 3/4 है और PB 1/3 है, तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है PA is not PB, बट इजीली आप कर सकते हैं। तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट तो हैं पर इक्वली लाइकली नहीं है, तो ए ऑप्शन इज देयर। 2014 का क्वेश्चन है जी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे आईआईटी में मल्टीपल आंसर में भी आए, मैं भी दूंगा आपको क्वेश्चन, वो ज्यादा करें उससे थोड़ी प्रैक्टिस होती है, कंसेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन चाहे आपका मल्टीपल आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है स्ट्रांग होती है, आपको पता लगेगा कंसेप्ट कैसे यूज होते हैं। तो ये नोट करें आप, इसमें PA into PB आपका PA इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब है दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो है पर इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली के लिए आपका P और PB सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है इट मींस दे आर नॉट इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली नहीं है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये देखें आप, ये 2014 का आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
तो देखिए इसमें बोल रहा है कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, उसमें 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 3 ऑल्टरनेटिव है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन और हर एक के 3 ऑल्टरनेटिव, हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं, ऑफ व्हिच वन इज करेक्ट, उसमें से एक ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, गेस करके 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट आंसर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ढंग से कराई मैंने, अब आपको पता है बर्नौली ट्रायल जब होते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 3 ऑल्टरनेटिव हैं जिसमें से एक करेक्ट है और वो गेस करता है किसी भी आंसर को। तो दिखती बात है, गेस करेगा तो एक करेक्ट होगा, टोटल पॉसिबल ऑप्शंस 3 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन विल बी करेक्ट, एक सिंगल क्वेश्चन करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। नॉट करेक्ट क्यों, वो है 2/3। अब ध्यान दें, बर्नौली ट्रायल में आपने पढ़ा है कि उसमें मेन चीज होती है कि सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में सेम होती है और ये इंडिपेंडेंट है ट्रायल, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी, दूसरा क्वेश्चन उसका ठीक है तो उसकी 1/3 है, गलत है तो 2/3 है। क्यों, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 3 आंसर्स है और वो गेस कर रहा है, तो गेस करेगा तो एक मतलब फेवरिंग एक केस करेगा और टोटल 3 है, 1/3 होगी। तीसरे के लिए 1/3 होगी, चौथे के लिए 1/3 होगी, पांचवें के लिए 1/3 होगी और नहीं ठीक नहीं होने की 2/3 होगी। तो दिखती बात है, तो सक्सेस आपकी 1/3 हुई एक सिंगल ट्रायल में। ये समझने आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल का है नहीं है, तो ये क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल का है। तो सिंगल एक क्वेश्चन उसका ठीक होगा, सिंगल क्वेश्चन ठीक होगा एक बारी में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं होने की 2/3 है और टोटल क्वेश्चन 5 है, n टाइम हो गया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनी वो बनेगी फेलियर प्लस सक्सेस की n, फेलियर प्लस सक्सेस की n। आपको बताया था मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है फेलियर प्लस सक्सेस की n। तो जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, देखिए बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, फेलियर प्लस सक्सेस की n। अब वो कह रहा है ही विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, तो क्या मतलब है 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो रिक्वायर्ड होगा आपका P4 प्लस P5। P4 का मतलब है फोर्थ प्रोबेबिलिटी दैट 4 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट। तो 4 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट, इसका मतलब इस बाइनोमियल की वो 5वीं टर्म होगी। आप समझने की कोशिश करें, इसमें टोटल 6 टर्म है बाइनोमियल में, n+1 टर्म्स होती हैं। तो 0 सक्सेस की जो मतलब कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो इस बाइनोमियल की पहली टर्म है, 4 क्वेश्चन ठीक हो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट, तो इस बाइनोमियल की वो जो टर्म होगी दैट विल बी 5th टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल। और 5 क्वेश्चन ठीक हो इस बाइनोमियल की आपकी 6ठी टर्म होगी। तो देखें इस बाइनोमियल की 5th टर्म, तो दैट व्हाट यू विल गेट हियर 5th टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल 5c4 2/3, दोनों का डिफरेंस 1/3 की 4 प्लस इस बाइनोमियल की 6ठी टर्म 5c5 2/3 की 0 1/3 की 5। तो 5c4 आपका 5c1 होता है, ये बन जाएगा 2/3 की 5, ये 1 होगा, ये होगा 1/3 की 5। तो 5c1 आपका 5 है, तो 10/3 की 5 1/3 की 5 दैट इज 11/3 की 5। क्वेश्चन 3 है तो ये नहीं होगा, 11/3 की 5 सी आंसर होगा, क्योंकि मैंने ये 17 है तो आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो कहने का मतलब है 4 और मोर करेक्ट आंसर्स। ये 17/3 की 5 है, 13/3 की 5 है, तो 11/3 की 5 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये नोट कर लें आप, जेईई मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है, 4 और मोर करेक्ट आंसर। इसमें कई बार स्टूडेंट से गलती होती है, 4 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी का मतलब है इस बाइनोमियल की 5वीं टर्म आएगी, 5 सक्सेसेस का मतलब है इस बाइनोमियल की 6ठी टर्म आएगी। तो नोट कर लें, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा, सारा कंप्लीट चैप्टर विल बी देयर। और उसके बाद फिर आपका कुछ में क्वेश्चंस आपको जो लास्ट क्लास में दिए थे मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करा दूंगा उस क्लास में मैं आपको आई विल सॉल्व दिस।